गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट क्लास 10th CBSE बोर्ड हिंदी नागार्जुन की रचना है या दंतुरित मुस्कान और फसल, जिसका हम आपको प्रश्नोत्तर बताने जा रहे हैं और आप उसको लिखिएगा। सबसे पहले हम दंतुरित मुस्कान, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो आप लिखेंगे कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखकर कवि का मन अत्यधिक प्रसन्न हो उठता है। कवि को यह महसूस होता है कि उस मुस्कान से कठोर मन भी पिघल जा सकता है। उस मुस्कान में कवि को निश्चलता और आत्मीयता का एहसास होता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अंतर क्या है। बच्चे की मुस्कान एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अंतर है कि बच्चे की मुस्कान में स्वाभाविकता होती है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान उतनी स्वाभाविक नहीं होती है। कभी कभी वह बिल्कुल ही कृत्रिम होती है। बच्चे की मुस्कान पूर्णतः अबोध होती है। उसे नहीं पता होता कि किन बातों पर मुस्कुराना चाहिए और किन बातों पर नहीं। इसके विपरीत बड़ा व्यक्ति परिपक्व होता है। वह समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी मुस्कुराहट पर नियंत्रण रखता है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया। तो कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है कि बबूल से शेफालिका के फूलों का झड़ना। बबूल से शेफालिका के फूलों का झड़ना, बच्चे का तिरछी नज़रों से देखना और आंखें मिलने पर मुस्कुराना। नंबर 3, कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भाव स्पष्ट करना है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात का भावार्थ है कि कवि को मुस्कुराता हुआ धूल धूसरित बालक के खिले हुए फूल की तरह लगता है। उसे देखकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में ही खिल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का ख कह रहा है कि छू गया तुमसे कि झरने पर लग पड़े से फालिका के फूल, बांस था कि बबूल। इसमें कवि के हृदय को बच्चे की मुस्कान ने छू लिया है। कवि को ऐसा लगा मानो शेफालिका के फूल बच्चे की मुस्कान के रूप में झर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सहृदयी हो या निर्दयी हो, सभी को बच्चे की मुस्कान का मनमोहक और आकर्षक सभी बच्चे की मुस्कान पर मनमोहक और आकर्षक लगती है। तो इस प्रकार से हमारा ये दंतुरित मुस्कान खत्म हो गया। अब आगे आता है फसल। तो फसल वो देख लें कि फसल, कवि के अनुसार फसल क्या है। तो आप लिखेंगे, कवि के अनुसार फसल किसानों की मेहनत का प्रतिफल है। नदियों के पानी का जादू, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, अनुकूल वायु और सूरज की किरणों का रूपांतर, अर्थात फसल के उत्पादन में किसानों की मेहनत, नदियों के पानी, उपजाऊ मिट्टी का गुणधर्म, सूर्य की किरणों और हवा का सामूहिक योगदान होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है दूसरा कि कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। ये आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं: नदियों का पानी, सूर्य की किरणें, मनुष्य का परिश्रम, उपजाऊ मिट्टी, बहती हुई हवा
क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि फसल को हाथों की स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो लिखेंगे आप, कवि ने फसल को किसानों के हाथों की स्पर्श की गरिमा और महिमा कहा है। ऐसा कहकर कवि का भाव व्यक्त करना चाहता है। कवि भाव व्यक्त करना चाह रहा है अपना कि फसल को उपजाने में प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ मनुष्य के परिश्रम का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। फसल को जो गरिमा या महिमा प्राप्त होती है वह मनुष्य के हाथों के परिश्रम से ही संभव हो पाती है, अन्यथा संभव नहीं है। और भाव स्पष्टीकरण करना है, रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो आप लिखेंगे कि फसल सूर्य की किरणों का ही एक बदला हुआ रूप है, अर्थात पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। चंचलता पूर्वक बहती हुई हवा जब पौधों को छू कर निकलती है तब पौधे उससे सांस लेते हैं। यदि प्राकृतिक सहायता उपादान प्रतिकूल हो जाता है तो संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका नागार्जुन। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। थैंक यू।